हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल बेटा हम लोगों ने आपको सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ाए थे। आज हम लोग आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता किसे कहते हैं। देखिए, विलेयता का मतलब होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है वो कितना डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, उसी को हम विलेयता कहते हैं। यानी कि अगर आप इजी भाषा में अगर इसको बोलेंगे तो बोलेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर एक डेफिनेट मैटर में, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बाल्टी सॉल्वेंट ले लिया, उसमें आप 2 चम्मच चीनी डालोगे और फिर कहोगे कि इसमें तो हम एक डब्बा और घोल सकते हैं या 2 किलो और घोल सकते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना होता है। यानी कि विलायक अगर 1 गिलास पानी है तब उसमें 2 चम्मच चीनी आप ऐसे घोलेंगे ना। मीन्स आपका डेफिनेट मैटर, इसमें जो आपका सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी विलायक की जो एक डेफिनेट क्वांटिटी है उसमें और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितनी आराम से आपकी सॉल्यूट यानी कि विलेय पदार्थ घुल जाता है उसको ही उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए अगर 100 ml वाटर आपने लिया तो 100 ml वाटर में कितनी आपने जो है उसमें या मान लीजिए दूध है, 100 ml दूध है तो दूध में कितना पानी मिलाया, तो ये डिपेंड करता है, यही हो जाएगी आपकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन। एक तो हो सकती है किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी है ना। पहले तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में सच घोलने के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि घुल सकती है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जो मैंने लिखी वो भी आप लोग पढ़ लीजिए। ये है आपकी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ यानी कि विलेय की, ठीक है, वह मात्रा जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुल जाती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की वो मात्रा जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में यानी कि 100 ग्राम ब्लैक में घुल जाती है वो आपकी विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी विलेयता समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। देखिए, ये होता है आपका अवशोषण गुणांक, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर। हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमारे यहाँ पर कांस्टेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होता है, सॉल्वेंट के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के एसटीपी आयतन को उस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। फिर से बताती हूँ मैं आपको बेटा, बहुत आराम से समझना, बहुत इजीली बच्चों आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब और ताप दोनों हमने कांस्टेंट कर दिए। विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस के एसटीपी आयतन को उस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होता है केवल गैस की फॉर्म में ही यूज़ होता है, बाकी आप अगर लिक्विड सॉलिड लेते हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उसमें नहीं आता है। ठीक है, अब ये आपका पूछ लेते हैं अवशोषण गुणांक का रीज़न भी पूछ लेते हैं। अच्छा, एसटीपी जो बच्चों मैंने यहाँ पे बताया उसका मानक, उसका मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हिंदी में आप कहेंगे तो मानक ताप और दाब पर। ठीक है, सॉरी। तो अब इसमें एक फैक्टर और है बेटा नीचे जो मैंने आपको लिख के दिया है, अवशोषण गुणांक के बढ़ने पर गैस की विलेयता क्या होता है, इंक्रीज होती जाती है। यानी कि जितना आप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पूछ लेते हैं, आपका बहुविकल्पीय में आता है कि अवशोषण गुणांक के बढ़ने पर गैस की विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो हमेशा आपकी। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बेटा, जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है चेंज करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, उनको हमको पढ़ना है। पहला इसमें है आपका बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है बेटा, जनरली जो होता है आपका, जो आपकी विलेयता होती है वो आपकी टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ घोल रहे हो, चीनी घोल रहे हैं पानी में, एक लिमिट तक घुलती है, उसके बाद में गाढ़ी होती नहीं घुल रही है, लेकिन अगर आप उसको गर्म करेंगे तब क्या होता है,
फटाक से घुल जाती है, यानी कि वो चाशनी बनना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो घुल नहीं रही होती हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो घुलना शुरू हो जाती हैं। क्यों? रीज़न क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ को हम सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए, और आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, तो उसके लिए फिर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये आपसे पूछ लिया जाता है इसलिए याद कर लेना। जैसे आपका ये है, देखिए कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा, ये जो कुछ कंपोनेंट होते हैं ये आपके कैसे होते हैं बेटा, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। रीज़न क्या होता है, क्यों घटती है बच्चों? ये इसलिए घटती है क्योंकि जब ये इनको हम सॉल्वेंट में घोलते हैं तब ये खुद ही ऊष्मा यानी हीट को बाहर निकालते हैं। अब खुद ही ये हीट छोड़ रहे हैं, आपने बाहर से और हीट इनको दे दी, तब क्या होगा, डिज़ोल्व होना ये कम हो जाते हैं। बस इसी रीजन की वजह से ये जो है आपके बेटा नहीं घुलते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड है इसमें बेटा आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, यानी कि विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है। तो देखिए पहली चीज़ तो हम विलायक पढ़ लेते हैं, यानी कि सॉल्वेंट। ये है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जिसमें आपके पोल्स अलग अलग पोल्स पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो एक तो पोलर टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जिसकी जैसी नेचर होती है, जैसे मान लीजिए अगर पोलर आपने सब्सटेंस को मिलाया तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, और नॉन पोलर को मिलाया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपके ये घुल जाते हैं। यानी कि जिस तरीके का सॉल्यूट होता है उसी तरीके के सॉल्वेंट को वो पसंद करता है। जैसे आप लोगों में देख लो, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जिनका नेचर आपकी तरह से होता है, जैसे आपका नेचर है उसका नेचर वैसा ही है, तब आप अच्छे से फ्रेंड्स बन जाते हो। और आपको किसी का नेचर अगर पसंद नहीं आता है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हो, या जनरली ओनली हाई हेलो तक लिमिटेशन रखते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका नेचर उसके नेचर से मैच कर गया। आपका नेचर अदर पर्सन के नेचर से मैच करता है तो आप में फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती है। ऐसा ही होता है अगर आपका नेचर दोनों का पोलर है तो आप दोनों बहुत जल्दी से, यानी कि सॉल्यूट बहुत जल्दी सॉल्वेंट में घुल जाएगा, और अगर दोनों ही नॉन पोलर हैं तो भी बहुत जल्दी सॉल्वेंट में घुल जाएगा। अगर अपोजिट होते हैं तो जल्दी से बहुत अच्छा मिक्सिंग इसमें नहीं होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसमें आपका जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, या और जो भी आपके आयनिक वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत जल्दी आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों आपके पोलर होते हैं, और पोलर होने के साथ में बहुत जल्दी एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका विलेय के कणों का आकार, यानी कि सॉल्यूट के जो आपके साइज़ है उसका आकार किस तरीके से होता है। तो किसी भी क्रिस्टल में आप देखो, कोई भी क्रिस्टलाइन होता है, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतने जल्दी डिज़ोल्व होते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। अगर बड़ा पार्टिकल लोगे, बड़ा सा आप नमक का डेला लेते हो, खड़ा नमक जिसे हम कहते हैं, जो अभी तो कम मिलता है, साबुत नमक के नाम से आप देखना, आप लोगों ने देखा होगा शायद, अगर गाँव वगैरह से रिलेटेड हो। तो साबुत नमक जो होता है उसे घोलोगे बहुत टाइम लगेगा, और जितने छोटे पिसा हुआ नमक होता है, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतनी जल्दी आपके पानी में घोल के आप स्पून से चलाएंगे, वो आपका मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो विलेय के कणों का आकार मीन्स जितने छोटे क्रिस्टल्स या जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उतनी जल्दी ही डिज़ोल्व होते हैं। ये केवल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्ट है आपका बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर, यानी कि सम आयन प्रभाव कैसा होता है। जैसे मान के चलो बेटा, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप मान के चलो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड आपने डिज़ोल्व किया, बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है आपका AgCl। ठीक है, और यहाँ पर आपने AgCl के साथ ही यहाँ पर NaCl भी डाल दिया। अब AgCl और NaCl आपने डाला, तब क्या दोनों में Cl यानी क्लोराइड आयन दोनों में मिल गया। अब क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, तो कॉमन आयन इफेक्ट की दो डबल क्लोराइड होने की वजह से बेटा ये जो आपका NaCl डाला है, तो ये आपका जो है AgCl को डिज़ोल्व इसकी कम कर देता है। यानी कि डबल आयन इफेक्ट होने की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से दोनों की डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात हमारी। आगे बढ़ते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं? देखिए कंसंट्रेशन का मीन्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो आपका कंसंट्रेटेड होता है, और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तब वो आपका डाइल्यूट होता है। तो यहाँ पर आपने पूछा कि कंसंट्रेशन होता क्या है, तो कंसंट्रेशन बेटा होता है विलयन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा।
यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आप लोगों को याद कर लेना है बेटा केवल, उसके अलावा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे हम सांद्रता को किस तरीके से यानी कंसंट्रेशन को किस तरीके से निकालते हैं, वो वाली जो आपकी इसमें ये चीज़ें अलग अलग मेथड्स हैं वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो बच्चों सांद्रता को हम फिज़िकल तरीके से 4 तरीके से डिनोट कर सकते हैं फिज़िकल में, है ना, भौतिक राशियों में, यानी कि फिज़िकल यूनिट में डिनोट करने के 4 तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को। जो हमारा होता है, पहला है बेटा भार प्रतिशतता, दूसरा है आयतन प्रतिशतता, तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता और चौथा है ppm। ठीक है, तो इन चारों को अब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका इजी है, बहुत टिपिकल वाली बात नहीं है, सिर्फ यही पढ़ना है कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बेटा हम। अब कंसंट्रेशन को जो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन किस में कितनी है, उसकी कुछ विधियां हैं बेटा। ये आपकी क्या नाम है, जो फिज़िकल यूनिट में जो विधियां हैं उसमें हम 4 विधि होती हैं हमारी। ये एक होता है आपका विलयन की भार प्रतिशतता, पहला है विलयन की भार प्रतिशतता। किस तरीके से हम निकालेंगे, देखिए इसका मीनिंग होता है बेटा, बहुत इजी तरीके से समझना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में विलेय की ग्राम की संख्या, 100 ग्राम सॉल्यूशन में विलेय के ग्राम की संख्या आपकी विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, इसका इजी सा फॉर्मूला है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख के दिया हुआ है आपको। भार प्रतिशतता इज इक्वल्स टू विलेय का भार अपॉन विलयन का भार, यानी कि सॉल्यूट वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट, दोनों ग्राम ग्राम में है, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 क्यों, क्योंकि 100 ग्राम में हम निकाल रहे हैं। तो विलेय का भार अपॉन विलयन का भार, क्योंकि विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस ब्लैक दोनों होते हैं, हमें विलेय की यहाँ पे निकालनी कंसंट्रेशन, तो हम क्या करेंगे, विलेय अपॉन विलयन का भार और दोनों ग्राम ग्राम में इंटू 100, ये आपकी विलयन की भार प्रतिशतता हो गई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर कि NaCl का अगर 10% जलीय विलयन है, आप WW क्यों लिखा है, WW मीन्स वेट अपॉन वेट, यानी भार भार जो हम अभी निकाल रहे थे। तो ये WW यानी कि जलीय विलयन अगर बनाते हैं 10% NaCl का, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब अगर पूछते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10% है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम आपका NaCl है, बाकी 90 ग्राम वाटर है। ठीक है, बहुत ईजी से कंसेप्ट है, इसको आप आराम से समझो और करो। अभी हमारा जो था वो भार में था, नेक्स्ट है हमारा आयतन में कि विलयन की आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता निकालने के लिए बेटा अभी हमने क्या करना है, W/W, ये हमारा आयतन में है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा V/V में। तो इसमें क्या करेंगे, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ml की संख्या, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ml है, वही हमारे विलयन की आयतन प्रतिशतता हो जाती है, कितने उपस्थित हैं। देखिए इसका बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, आयतन प्रतिशतता इक्वल्स टू विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, सेम। ठीक है, सॉल्यूट वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन वॉल्यूम, और दोनों किस में होंगे, ml में, इंटू 100। बहुत ईजी सा आपका ये फॉर्मूला है, बस इसी से हमको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है बेटा। अगर देते हैं कि एल्कोहल में 20% है ना, एल्कोहल के 20% सॉल्यूशन में, क्या मतलब हो गया कि एल्कोहल कितना इसमें है, 25% एल्कोहल का सॉल्यूशन है, जलीय सॉल्यूशन है, V/V यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो क्यों है ये सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है बेटा कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में 25 जो है ml आपका एल्कोहल है, बाकी 75% आपका कितना हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई इसमें टिपिकल वाली बात नहीं है। थर्ड है आपका विलयन की भार आयतन प्रशस्तता। अब भार आयतन का मतलब, अभी तक हम भार निकाल रहे थे, या भार और आयतन निकाल रहे थे। अभी भार आयतन हो गया। भार आयतन का मतलब W/V, देखिए यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, W/V ये हमारा भार आयतन से शो होता है, ऊपर वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, इसका मीनिंग हो गया बेटा आपका कि वही सेम हम लेंगे 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में आपका डिज़ोल्व विलेय की कितने ग्राम प्रेजेंट है। अभी तक क्योंकि हम क्या कर रहे थे, सेम ले रहे थे, या तो आयतन ले रहे थे या भार ले रहे थे, इसमें हमने दोनों लिए हैं। तो 100 ml सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन ml में है, 100 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व विलेय के ग्राम की मात्रा। ठीक है, ये हमारी भार आयतन प्रतिशतता हो जाती है। इसका फॉर्मूला देखेंगे भार आयतन प्रतिशतता का, तो ईजी सा फॉर्मूला है, विलेय का भार
अपॉन सॉल्यूशन का आयतन। यहाँ पर देखो ऊपर अभी भार था, विलेय का भार अपॉन सॉल्यूशन का भार था, या विलेय का आयतन अपॉन सॉल्यूशन का आयतन था। इसमें विलेय का भार अपॉन सॉल्यूशन का आयतन, ऊपर ग्राम में नीचे ml में, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये सेम इसका पैटर्न है बेटा आपका। और इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लिखा है, अगर आपको कहा गया कि 0.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो बताइए कितना क्या है। 0.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो उसका मतलब हो जाता है 100 ml सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम क्या प्रेजेंट है, यस 0.5 ग्राम आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। अब फोर्थ है इसका बेटा ppm। ppm कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ppm की फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। ppm की फुल फॉर्म बेटा होती है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितना पार्ट आपका सॉल्यूशन के अंदर, कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन में। अब हम पहले 1 मिलियन का कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो हमने पहले 10 लाख लिख लिया, यानी कि 10⁶ आ गया। 1 मिलियन इसको 10⁶, यानी कि हम जो कंसंट्रेशन अब निकालेंगे बच्चों, उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, उसमें केवल इतना डिफरेंस आ जाएगा कि आप जो मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख रहे थे अभी तक, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 की जगह 10⁶ लिखेंगे, उसके अलावा कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ppm सांद्रता आपसे पूछ ली जाती है कि ppm सांद्रता किसे कहते हैं, तो ppm सांद्रता आप लोगों को पता होनी चाहिए किसे कहते हैं। जो जितने फॉर्मूले आप लोगों ने अभी तक पढ़े, उसमें आप 100 की जगह क्या करेंगे, केवल 10⁶ करना है, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस हमको यहाँ पर नहीं करना है बच्चों। जैसे देखिए मैंने आपको एक लिख के दिखाया हुआ है, ये ppm अगर सांद्रता निकालते हैं, ppm निकालेंगे तो विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेन का भार ग्राम में। ठीक है, दोनों सेम हो गया आपका। और उसके बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। बस यही चेंज होना है इन फॉर्मूलों में, उसके अलावा कोई भी चेंज इसमें नहीं होना है। एक और एग्जांपल मैं इसका आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ppm टू, अगर गैस में आप डिज़ोल्व कर रहे हो किसी चीज़ को, तो गैस में बेटा एक तो आपका आयतन में हो सकता है, जैसे हम अभी तक कर रहे थे कि ऊपर हो जाएगा विलेय का आयतन अपॉन नीचे हो जाएगा गैस का आयतन। ठीक है, विलियन की जगह आपका गैस का आयतन आता है, वही मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है आपको। और एक चीज़ और होती है, अगर गैस लेते हैं तो बेटा हम यहाँ पर मोल ले लेते हैं, कभी कभी हमें मोल में देते हैं, तो सेम क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर मोल भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने लिख के दिखाया फार्मूला, विलेय की संख्या मोल्स में, ठीक है, और नीचे विलेन यानी गैस की संख्या भी मोल्स में, यानी कि आपका जो सॉल्यूट है उसके मोल्स और अपॉन गैस के मोल्स, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला अगर गैस में डिज़ोल्व करना है। और उसके बाद में अगेन आपका क्या हो जाएगा 10⁶। सेम आपका पैटर्न इसमें यही होता है बेटा कैलकुलेशन करने के लिए। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आप लोगों को सॉल्युबिलिटी बताई। सॉल्युबिलिटी के अंदर आज हम लोगों ने पहले तो फैक्टर्स पढ़े कि कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, है ना, और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि इन फैक्टर्स के रीजंस पढ़े, फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि विलियन को जो प्रभावित करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन पढ़ी। कंसंट्रेशन के बाद कंसंट्रेशन को कितने तरीके से हम शो कर सकते हैं, तो कंसंट्रेशन शो करने की प्रोसेस थी हमारी ये, जिसको हमने पढ़ लिया आज। ये हमारी फिजिकल यूनिट में थी सारी। फिजिकल यूनिट्स मीन्स जितने आपके mg है ना, यानी कि वेट होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, तो ये सब हमारे फिजिकल में आते हैं। तो इसकी तरीके की हमने ये इस तरीके से पढ़ ली। अब इसका अगला जो होगा बेटा वो हम केमिकल यूनिट्स में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ेंगे, तो उसको हम अभी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।